Step into a world where your worst fears come true. On this channel, we share creepy stories and terrifying tales that will keep you up at night. Help to Don't Go Let Him Fast is your ticket to unforgettable nightmares. Are you brave enough to watch? स्वागत है आपका डर और रहस्य की इस दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। यहां पर हर कोने में बसी है एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर जाने के लिए, जहां हकीकत और डर के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। यह है एपीएक्स हॉरर डर की दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को तैयार कीजिए उन खौफनाक रातों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है। रात के 5 बजे हम लोगों की गाड़ी हवा से बातें करती हुई हाईवे पर सरपट दौड़ी जा रही थी। राजू गाड़ी चला रहा था और मैं, विवेक, सुनील, नितिन और दीपक पीछे बैठे बातों में मशगूल थे। पिछले मंगलवार को यह पता चला कि हमारे बचपन के यार की शादी नोएडा में तय हो गई है। बस फिर क्या था, आनन फानन में सफर की योजना बनी और 6 घंटों में हम फतेहपुर से 10 किलोमीटर आगे निकल आए। बातों का दौर चल ही रहा था कि बियर की बोतलें खुल गईं। आदत से मजबूर सुनील ने मुझे ऑफर की, पर मैंने मना कर दिया। पी लो यार, पूरे दल में तुम ही एक हो जो नहीं पीते हो, विवेक ने नशे में मुझसे कहा। अच्छे सफर के लिए हम में से किसी एक का होश में रहना जरूरी है, मैंने कहा। यह हुई ना बात, नितिन ने हंसते हुए कहा। तुम संत जो ठहरे, इसमें संत वाली क्या बात हुई, मैंने तल्ख लहजे में कहा। नाराज क्यों होते हो यार, विवेक बीच बचाव करते हुए बोला। जानते हो हम इस समय कहाँ हैं? कहाँ? सबकी नजर विवेक पर आ टिकी। विवेक ने एक नजर सबको देखा और बोला, हम इस समय दिल्ली नोएडा हाईवे पर हैं, देश की सबसे भूतिया जगह। यह सुनते ही गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसी खामोशी में सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी। बाहर घुप अंधेरे के बीच चांद बादलों के बीच झांक लेता था। तुम भी कहाँ की बात लेकर बैठ गए? ए भूत प्रेत दिमाग में होते हैं, सच में नहीं। लगभग 1.5 घंटे बाद नितिन ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, यही तो मैं भी बोल रहा था, सुनील ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तुम कब बोल रहे थे सुनील? विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे अब बोल रहा हूं भाई, सुनील ने भी उसी अंदाज में कहा। रात के 1:30 बजे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में जो चांद बादलों से झांक लेता था, अब वह भी खत्म हो गया। अंधेरा इतना था कि गाड़ी की तेज लाइट के बावजूद 60 मीटर से ज्यादा कुछ नहीं दिखता था। हम सब अपनी बातों में इतना मसरूफ हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कबड़ाई बज गए और हम दिल्ली नोएडा हाईवे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़े जा रहे थे। तभी राजू ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी जोर से आवाज करते हुए रुक गई। गाड़ी के अंदर हम सब उलट पुलट हो गए। तभी नितिन ने गाली देते हुए राजू से गाड़ी रोकने की वजह पूछी। इसे खेल हो गया है क्या? गाड़ी क्यों रोकी रे साले, नितिन ने चिल्लाते हुए कहा। अरे बोलता क्यों नहीं, भांग खाए है क्या? नितिन चिढ़कर बोला। राजू अभी भी सामने देख रहा था। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह बहुत डरा हुआ था। मैंने खुद को शांत रखकर राजू के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, राजू तुम डरो मत, हम सब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसकी नजरें अभी भी सामने ही घूर रही थीं। आखिरकार 10 मिनट बाद राजू सामने देखकर बोला, वो आ गई है। कौन आ गई है? नितिन ने बेचैन होते हुए पूछा। लेकिन राजू ड्राइवर कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो गया। अब समस्या बड़ी विकट हो गई। राजू हमारा ड्राइवर ही नहीं बल्कि गाइड भी था। वह यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और हम इस इलाके से अनजान थे। विवेक और नितिन ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश करने लगे। सुनील तो पहले ही डरपोक किस्म का था और इस दुर्घटना ने उसके हाथ पैर फुला दिए। जनाब के मुंह से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ निकल रहा था। वो वापस आ गई है, ये शब्द मेरी खोपड़ी में धाड़ धाड़ कर गूंज रहे थे। कौन आ गई है जिससे राजू इतना डरा हुआ था? बहरहाल यहां अधिक देर तक रुकना मुनासिब ना था, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी के पीछे लेटाया गया। विवेक ने स्टीयरिंग संभाल लिया और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ, सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज ने हमारा ध्यान खींच लिया। यह बंदूक की आवाज थी और लुटेरों के खतरे को भांपकर नितिन बोला, जल्दी कर विवेक, शायद लुटेरे आसपास ही हों। मैं जानता हूं, पर यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का लगाना पड़ेगा, विवेक झुंझलाकर बोला। मैं गाड़ी से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही धक्का लगाओ,
सुनील घबराते हुए बोला। ठीक है, मैं धक्का लगाता हूँ, विवेक मेरी मदद करो। विवेक ने नितिन को रिवॉल्वर देते हुए कहा, चारों ओर नजर रखना और खतरा दिखे तो गोली चलाने में हिचकना मत। नितिन रिवॉल्वर संभाल कर खड़ा हो गया। अब तक दीपक, जो पीकर टल्ली था, वह भी उठ गया था और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी स्टार्ट होते ही सबने राहत की सांस ली और थोड़ी देर में ही हमारी गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। विवेक और दीपक के चुटकुलों ने माहौल को हल्का कर दिया। खतरा शायद टल गया था या शायद नहीं। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में ड्राइवर के वही शब्द गूंज रहे थे और मेरा वही सवाल, कौन वापस आ गई है। ड्राइवर मेरे सामने अभी भी बेहोश था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:15 बजे थे। दीपक जो गाड़ी चला रहा था उसे छोड़कर सब सो रहे थे। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरे का साम्राज्य हर जगह फैला हुआ था। वो आ गई है। मैंने पलटकर देखा तो ड्राइवर मुझे देखकर रहा था। वो वापस आ गई है, ड्राइवर फिर से बोला। मैं पूछ बैठा, राजू, कौन वापस आ गई है? राजू मेरी तरफ देखकर बोला, वो सबको मार डालेगी, सिर्फ आप इन्हें बचा सकते हो। मुझे बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो और वो सबको मार डालेगी? मैंने राजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहले वादा करो साहब, आप इनको कुछ नहीं होने दोगे। राजू ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। अब बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने राजू से कहा। वो सबको मार डालेगी, राजू सिर झुकाए हुए बोला। मैं राजू को देख रहा था। मेरी छठी इंद्री खतरे का आभास दे रही थी कि वो फिर बोला, नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। अचानक राजू की शक्ल किसी लड़की की तरह लगने लगी। तभी वह मेरी तरफ झपटी। मैंने अपने हाथों से उसे रोका और उसका नाखून मेरी कलाई में लगा। तेज दर्द की सिरहन से मेरी नींद खुल गई। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ था। विवेक मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी दर्द ने मेरा ध्यान मेरी कलाई पर खींचा, जहां नाखून का गहरा घाव था। यह घाव कैसे लगा? एकदम ताजा है, विवेक ने पूछा। पता नहीं, मुझे क्या हुआ था? मैंने पूछा। तुम सो रहे थे, तभी कुछ तुम्हारे पास दिखा, नितिन मेरी तरफ देखते हुए बोला। क्या देखा तुमने? मैं बेचैन होकर बोला। पता नहीं, कुछ साफ नहीं दिखा, पर किसी का साया था शायद। विवेक थोड़ा झिझका फिर बोला, किसी लड़की का साया था। ड्राइवर के अंदर से एक साया निकलकर तुम पर छपटा था। सुनील थोड़ा रुककर फिर बोला। वो कुछ बोल भी रहा था। अरे बस करो यार, बेकार की बातें मत करो, नितिन ने कहा। क्या सच में कुछ देखा तुम लोगों ने, या फिर ये सिर्फ डर की वजह से है? नहीं, मैंने सच में देखा, विवेक ने गंभीरता से कहा। वो एक साया था जो ड्राइवर के अंदर से निकलकर तुम्हारी तरफ आया। मैंने घबराते हुए अपनी कलाई पर नजर डाली, जहां से अब भी थोड़ा थोड़ा खून रिस रहा था। ये सब क्या हो रहा है? हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। दीपक, जो अब तक चुप था, उसने धीमे स्वर में कहा, शायद हमें किसी गलत जगह पर आ गए हैं। मैंने सुना है कि इस हाईवे पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। ये सब सिर्फ किस्से हैं, नितिन ने बात काटते हुए कहा। हम सब बस थक चुके हैं और ये सब कुछ डर का नतीजा है। हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। पर ये घाव? मैंने पूछा। अगर ये सब हमारी कल्पना है तो मेरी कलाई पर ये निशान कैसे आए? विवेक ने चुप्पी तोड़ी। शायद हमें यहाँ रुककर कुछ देर आराम करना चाहिए। हो सकता है कि थकान और तनाव की वजह से ये सब हो रहा हो। नितिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हमें जगह देखकर रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम किसी और मुसीबत में पड़ जाएं। हम सब ने विवेक की बात मान ली और थोड़ी दूर आगे बढ़कर एक पुरानी सुनसान ढाबे के पास गाड़ी रोकी। ढाबे के आसपास कोई भी नहीं था और एक डरावनी चुप्पी चारों ओर फैली हुई थी। ये जगह ठीक नहीं लग रही, सुनील ने डरते हुए कहा। कोई और विकल्प नहीं है, दीपक ने कहा। थोड़ी देर रुककर चाय पीते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। हम सब ढाबे के अंदर चले गए। वहां एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। उसने हमें देखा और बिना कुछ कहे चाय बनाने लगा। यह जगह अजीब है, नितिन ने धीरे से कहा। इस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है। देखो कैसे घूर रहा है। शायद यहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं, विवेक ने कहा। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चाय पीते हुए हम सब चुप थे, पर मन में डर और बेचैनी का साया मंडरा रहा था। बूढ़ा आदमी अचानक हमारे पास आया और बोला, इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना। यहाँ भटकती आत्माएं हैं जो शिकार की तलाश में रहती हैं।
हम सबके चेहरे सफेद पड़ गए। क्या मतलब है आपका? नितिन ने घबराते हुए पूछा। मतलब साफ है, बूढ़े ने कहा। यह हाईवे उन लोगों के लिए नहीं है जो डरते हैं। यहाँ एक लड़की है जो अपने साथ सबको ले जाती है। अगर तुम लोग बच सकते हो तो अभी निकल जाओ। हमने जल्दी से चाय खत्म की और बिना एक और पल गंवाए ढाबे से बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही दीपक ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में उसे हाईवे पर दौड़ा दिया। पर हमारी घबराहट खत्म नहीं हो रही थी। विवेक ने धीरे से कहा, क्या ये सब सच हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से दूर जाने की जरूरत है, मैंने कहा। गाड़ी की हेडलाइट्स अब भी सड़क पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। हम जितनी तेज गाड़ी चला रहे थे उतना ही डरावना माहौल होता जा रहा था। राजू अभी भी बेहोश था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की नजर आई। दीपक ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी फिर से एक झटके में रुक गई। क्या देखा तुमने? विवेक ने घबराते हुए पूछा। वो लड़की, दीपक ने कांपते हुए कहा। वो वही थी। हम सबकी नजरें गाड़ी के सामने की ओर उठी, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। हम यहां नहीं रुक सकते, जल्दी चलो। दीपक ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने फिर से जवाब दे दिया। चारों तरफ घुप अंधेरा था और हमारे चारों ओर अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। क्या ये वही लड़की थी? हो सकता है, विवेक ने कहा, लेकिन अब हमारी प्राथमिकता यहां से सुरक्षित निकलने की होनी चाहिए। हमने मिलकर गाड़ी को धक्का देना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींच रही है। तभी अचानक एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। हम सब ने डर के मारे गाड़ी छोड़ दी और भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो वह सफेद साड़ी में लड़की हमारे पीछे आ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। भागो, जल्दी भागो, नितिन ने चिल्लाते हुए कहा। हम सब अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में दौड़ने लगे, लेकिन वह लड़की हमारे पीछे पीछे चली आ रही थी। अचानक विवेक ने मेरी ओर देखा और बोला, हमें उसका सामना करना होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा, वह हमें मार डालेगी। नहीं, अगर हम डर गए तो हम सब मारे जाएंगे, विवेक ने कहा। हमें एक साथ खड़े होना होगा। हम सब रुक गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उस लड़की ने हमें घेर लिया था, लेकिन हम एक कदम भी पीछे नहीं हटे। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मैंने जोर से चिल्लाया। वह लड़की अचानक रुक गई और हमें घूरने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो। हम सब चौंक गए। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं एक आत्मा हूं जो इस जगह भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। कैसे मदद कर सकते हैं? बस मेरी कहानी सुन लो और मुझे जाने दो, वह बोली। हम सब ने उसकी कहानी सुनी जो बेहद दर्दनाक थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था और उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटक रही थी। हमने उसके लिए प्रार्थना की और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी। धन्यवाद, वह बोली और अचानक गायब हो गई। हम सब स्तब्ध थे, लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। हमने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, जो इस बार बिना किसी रुकावट के चल पड़ी। हमने नोएडा पहुंचने के बाद राजू को अस्पताल में भर्ती कराया। वह अब ठीक है, लेकिन वह रात हमें हमेशा याद रहेगी।